गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपकी क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 4 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसने द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा दलाई लामा ने। तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं ये दलाई लामा, और इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, जिसमें उन्होंने मानवीय खुशियों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के उद्धरण और शब्द साझा किए हैं। और इस बुक को रेणुका सिंह के द्वारा संपादित किया गया है, एडिटेड। अच्छा, दलाई लामा से आपको 2 बुकें और याद रखनी है। अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था, एक तो दलाई लामा और एक अमेरिकन राइटर है होवार्ड सी कटलर। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। उसके अलावा दलाई लामा की बायोग्राफी का नाम भी आप याद रखो। क्या नाम है? हिज हॉलीनेस एंड 14 दलाई लामा, जिसे किसने लिखा था? तेंजिन गेये थेतोंग ने। तो दलाई लामा से रिलेटेड ये 3 बुक अब आपके पास हो गई है ना। बाकी श्री अय्यर, इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम है वो पेंटेड माई लस्ट रेड, और आर गिरिधरन ने लिखी है राइट अंडर अवर नोज। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। तो ये जो वर्ल्ड कैंसर डे है ये हम 4 फरवरी को मनाते हैं हर साल, और इसे मनाने का उद्देश्य है कैंसर के बारे में गलत धारणाओं को कम करना और इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करने में लोगों की मदद करना। तो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाते हैं, और इसकी थीम क्या रही? आई एम एंड आई विल। 2019 में भी यही थी, 2020 में भी यही है, और 2021 में भी यही है। तो थीम के लिए तो आपको टेंशन नहीं करना, ये तो आपको याद होगी। अच्छा, कैंसर से रिलेटेड में हमेशा आपको, जब भी हम रिवीजन वाले वीडियो में ये डे पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ आपको डे बताता हूं। एक तो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे याद रखो, 15 फरवरी को मनाया जाता है। एक राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, वो हम 7 नवंबर को मनाते हैं, और ये वर्ल्ड कैंसर डे तो 4 फरवरी है ही सही। अच्छा, तो फरवरी में अभी तक कौन कौन से डे मनाए? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया था। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। और अब 4 फरवरी को ये वर्ल्ड कैंसर डे हम लोग मना रहे हैं, तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी कौन सा बन गया? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीपों में 0 सक्रिय मामलों के साथ देश का पहला कोविड मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो अंतिम 4 संक्रमित व्यक्ति थे उनको भी ठीक कर दिया गया। अब बात अंडमान निकोबार की है, तो ये रहा मैप में अंडमान निकोबार। इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर देवेंद्र कुमार जोशी हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने टोटल आइलैंड आपको मिलेंगे? 572 आइलैंड आपको मिलेंगे। और एक और प्रश्न याद रखो कि अंडमान निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। और अंडमान निकोबार आइलैंड का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे लगता है, या कौन सा है? तो कोलकाता हाई कोर्ट है, जो कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है, जिसकी हाइट है 732 मीटर। और यहाँ के 3 द्वीपों का नाम आपको याद रखना है। रॉस द्वीप, जिसका नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। हेवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया, और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया था। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल को शुरू किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये भूगर्भ जल वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस वेब पोर्टल के माध्यम से ग्रामवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, और जल के संचय के लिए, यानी कि उसके कलेक्शन के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए डैम और तालाबों को खोदना, गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाना, ये सब शामिल है। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। इसकी कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। और अभी कुछ समय पहले इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया था। एक बाय बाय कोरोना नाम की बुक को भी रिलीज किया था, जिसको लिखा है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। उसके अलावा आपको याद होगा अल्ट्रावायलेट किरणों से कोच, जो रेलवे कोच होते हैं, उनको सैनिटाइज करने वाली पहली मेट्रो रेल सेवा बनी लखनऊ मेट्रो। और अभी रिपब्लिक डे परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार भी जीता था। अभी उत्तर प्रदेश ने अभ्युदय योजना को भी शुरू किया है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी।
खासतौर पे उन बच्चों को जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है। और युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया। उसके अलावा फाइटर प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए लखनऊ से गाजीपुर एक्सप्रेसवे पर 2 एयर स्ट्रिप बनाने वाला पहला राज्य भी बना है उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन भी किया गया था। प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना यहाँ पे शुरू की गई थी। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए प्रथम पुरस्कार भी इसे मिला था। और दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 को भी लॉन्च किया था इसने। कि देखो, जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम याद रखो, इसका नाम बदल करके नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। और इसके लोगों में जो बर्ड है वो सारस क्रेन है, जो कि उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड है। स्टेट बर्ड होती है उत्तर प्रदेश की सारस क्रेन। राजकीय पशु बारहसिंगा होता है। फूल, राजकीय फूल पलाश है और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। यहीं पे ही महिलाओं के लिए बीसी सखी योजना शुरू हुई थी। और यहाँ पे जो कानपुर है, जिसे लेदर सिटी बोलते हैं, वहीं पे भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क बनेगा। और यहाँ पे एक फिलीबीट टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा, जिसने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। और उत्तर प्रदेश की सूर सरोवर झील को अभी रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया था। यहीं पे किसान कल्याण मिशन भी शुरू हुआ था। देखो, एक तो दुधवा नेशनल पार्क आप याद रखो यहाँ से, और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क भी आप याद रखो, ये कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। एक पिलीभित टाइगर रिजर्व भी याद रख लो। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखो आप। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अक्सर कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो याद रखना इनको। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में भारत की पहली एम्प्यूटी क्लिनिक, तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। तो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ पीजीआई में भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक लॉन्च किया गया। एम्प्यूटी मतलब होता है अपंग, तो आप इसे बोल सकते हो भारत का पहला अपंग क्लिनिक ये लॉन्च किया गया कहाँ पे, चंडीगढ़ में। तो इस क्लिनिक में अपने जो अंग गंवा चुके जो मरीज हैं उनके इलाज के साथ साथ पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है, ताकि मरीज को दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन में कोई भी परेशानी न हो। सिंपल सा याद रखो, वन लाइनर, भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक या अपंग क्लिनिक ये किस शहर में लॉन्च हुआ, चंडीगढ़ में। अभी आपको याद होगा भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ये शुरू हुआ मेघालय में। और मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज भी बना है। उसके अलावा भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ पे, ये गुजरात के भावनगर में बना। और गुजरात के भावनगर में ही दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भी स्थापित किया जाएगा, याद रखना। और भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ये खुला है केरल के तिरुअनंतपुरम में। अच्छा, इसी तरह से कुछ और पॉइंट मैं आपको याद दिलाता हूं कि अभी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च होगा भारत का पहला हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी। उसके अलावा भारत की पहली एयर टैक्सी सर्विस ये हरियाणा के चंडीगढ़ से हिसार के बीच में शुरू हुई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना नालंदा जिले के राजगीर में, बिहार में। और असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल भी स्थापित किया गया था। कर्नाटक से आप जानते ही हो, भारत में पहली बार लिथियम भंडार की खोज हुई कर्नाटक के मांड्या जिले में। और पहली बार लिथियम रिफाइनरी लगेगी गुजरात में। और इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार भी मिले। और इंदौर में देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम भी बनेगा। भुवनेश्वर से याद रखो FSSM फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये पहला शहर बना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए भारत के पहले से रिलेटेड, तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर एक ग्लोबल एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया, तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो एरो इंडिया का 13वां संस्करण अभी बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में किया गया। और इस एयर शो के दौरान भारत दुनिया को अपनी ताकत भी दिखाएगा। और अमेरिका ने पहली बार इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। और अभी इसका उद्घाटन किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, कब, 3 फरवरी को, जो कि 5 फरवरी तक चलने वाला है। और सरकार के मुताबिक इस आयोजन में आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई देगी और मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा। अब बेंगलुरु जो कि कैपिटल है आपके कर्नाटक की, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल तो बेंगलुरु हो गई। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वाजुभाई वाला। अभी आपको याद होगा हमने पढ़ा था भारत का पहला AC सेंट्रलाइज्ड रेलवे टर्मिनल बन रहा है। कौन सा? सर M विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु।
उसके अलावा dealroom.com की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि बेंगलुरु दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक केंद्र टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में उभरा है। उसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने अवलोकना सॉफ्टवेयर को भी लॉन्च किया था। और जो नीति आयोग का नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स आया था, उसमें मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में कर्नाटक टॉप पे रहा था। कर्नाटक में ही कृषि संजीवनी वैन को भी शुरू किया गया। और अभी नरेंद्र मोदी जी ने केरल के कोच्चि से कर्नाटक के मंगलुरु तक 450 किलोमीटर लंबी नेचुरल गैस पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया, जिसको गेल ने बनाया है। और अरुणधति और मैत्री योजना को भी यहाँ पे शुरू किया गया था। और आपको बता दूं कि कर्नाटक का जो हुबली स्टेशन है, वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, यानी कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 1400 मीटर है। और वैसे हुबली स्टेशन का नाम तो अभी बदल दिया गया, श्री सिद्ध रुद्र स्वामी जी के नाम पे कर दिया गया। और यहाँ पे हावेरी रेलवे स्टेशन भी है, जिसका नाम बदल करके महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अभी याद रखना, भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा। और अभी कर्नाटक का 31वां नंबर का जिला कौन सा बना? विजयनगर बना, बल्लारी जिले से अलग होकर के। और किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल को लॉन्च किया गया। फ्रूट्स मतलब होता है फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके अलावा भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड अकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। और कर्नाटक सरकार ने ही देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को भी शुरू किया। भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह यानी कि टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा कर्नाटक में। देखो यहाँ पे आपको बांदीपुर नेशनल पार्क मिल जाएगा, अंशी नेशनल पार्क मिलेगा, बेनरगट्टा नेशनल पार्क हो गया, नगर होल नेशनल पार्क हो गया। और यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसे नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा भाव्यालाल को। तो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं ये भाव्यालाल, जिनको नासा के कार्यकारी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2005 से लेकर 2020 तक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में शोध कर्मचारियों के सदस्य के रूप में काम किया है। और अब ये नासा की कार्यकारी प्रमुख बन गई है। बाकी सुबोध कुमार जायसवाल CISF के डायरेक्टर जनरल बने। हेनरी मोनिज ये फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बने थे, कल ही पढ़ा इनके बारे में। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना अधिकारी बने, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने थे कुछ समय पहले। यहाँ पे बात नासा की है ना, देखो नासा के बारे में जान लो। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO की स्थापना भी 1958 में हुई। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है और इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडस्टीन। और इसके हेडक्वार्टर से याद रखना कि नासा अपने जो वॉशिंगटन DC का जो मुख्यालय है उसका नाम मैरी W जैक्सन के नाम पे रखेगा। अभी नासा ने, आपको याद होगा, अपने अंतरिक्ष मिशन स्पेस एक्स क्रू 3 का कमांडर चुना था राजा चारी को, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। और नासा ने ग्लोबल सी लेवल की निगरानी के लिए सेंटिनल 6 नाम से सैटेलाइट भी लॉन्च किया था। और चंद्रमा पर 4G नेटवर्क तैनात करने के लिए नासा ने नोकिया को चुना था भी। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य ने मो जंगल और नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। आप देखो, वैसे आप इसका आंसर कर सकते थे क्योंकि मो आ गया। मैंने आपको कई बार बताया, कोई भी योजना आ गई, पोर्टल आ गया, एप्लीकेशन आ गया, अगर वो मो से स्टार्ट हो रही है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। तो अभी उड़ीसा सरकार ने 5T पहल के एक भाग के रूप में मो जंगल और नो योर फॉरेस्ट लैंड नाम से 2 मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किए हैं। तो इसे शासन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस एप्लीकेशन की मदद से विभाग के सभी अधिकारी सरकार की सभी वनीकरण कार्यक्रमों पर इस मोबाइल एप्लीकेशन से नजर रख सकते हैं और आम जनता भी इसके जरिए सभी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है। अच्छा, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 जो आई थी उसके अनुसार सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में। लेकिन यहाँ पे बात उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर से मैंने आपको बताया था FSSM यानी कि फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये पहला शहर बना भुवनेश्वर। उसके अलावा 2023 में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में खेले जाएंगे। और एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार अभी जीता था। और उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही देश का पहला फायर पार्क का भी उद्घाटन किया गया। बाकी तो यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, गणेशी लाल गवर्नर हैं और नए चीफ जस्टिस बन गए, क्या नाम है? S
मुरलीधर नाम है। अभी उड़ीसा सरकार ने ही भितरकनिका नेशनल पार्क में विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क भी खोला है। और यहीं पे तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला भी अभी शुरू हुआ था। और यूनिसेफ के सहयोग से ही उड़ीसा ने छात्रों के लिए करियर पोर्टल को लॉन्च किया। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये राउरकेला में बनेगा। अभी उड़ीसा ने परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया था और किसानों के लिए, और सुमंगल पोर्टल भी लॉन्च किया था। सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना शुरू की थी। गरिमा योजना शुरू की थी। और भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए बलराम योजना शुरू की थी। हरित आवरण बढ़ाने के लिए सबुजा ओडिशा पहल शुरू की थी उड़ीसा ने। देखो यहाँ पे आपको सतकुशिया टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, भितरकनिका नेशनल पार्क याद रख लो। और जनजातीय हॉस्टल्स के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य यही है, उड़ीसा। ब्लैक पगोडा टेम्पल को कोणार्क सन टेम्पल कहते हैं, याद रखो। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया आपका हीराकुद डैम है, महानदी पे बना हुआ है। बाराबत्ती स्टेडियम आपको कटक उड़ीसा में ही मिलेगा। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है जिसे कहते हैं चिल्का लेक। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में भारत में सैन्य विमान का विकास और निर्माण करने वाली पहली भारतीय निजी संस्था, प्राइवेट संस्था कौन सी बनी है? तो आंसर होगा टाटा समूह। तो टाटा ग्रुप जर्मनी के सहयोग से भारत में सैन्य विमान यानी कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट का विकास और निर्माण करेगा। और ये पहली बार होगा जब कोई भारतीय निजी संस्था, प्राइवेट संस्था पूर्ण सैन्य श्रेणी का विमान बनाने की कोशिश करेगा। अब तक भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ही विमान का निर्माण करती आ रही है। टाटा ग्रुप की बात करेंगे, संस्थापक थे जमशेदजी टाटा। मुंबई में हेडक्वार्टर है और वर्तमान में चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। फिर हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला यूरोप का चौथा देश बन गया है? तो आंसर होगा पुर्तगाल। तो अभी हाल ही में पुर्तगाल की संसद ने यूथेनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला बिल पास कर दिया है। तो अब ये बिल देश के राष्ट्रपति जी के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है, जिसके बाद ये बिल कानून बन जाएगा। और इसी के साथ पुर्तगाल इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला यूरोप का तो चौथा और विश्व का 7वां देश बन जाएगा। अब बात पुर्तगाल की है, तो ये रहा मैप में पुर्तगाल। देखो, पोर्टुगल की कैपिटल लिस्बन है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री है एंटोनियो कोस्टा। वैसे एक फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो भी यहीं से है। अभी आपको याद होगा पुर्तगाल में भारतीय राजदूत एम्बेसडर बने थे कौन? मनीष चौहान। और पुर्तगाल के फिर से प्रेसिडेंट बन गए जिनका नाम है मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। जो गोवा राज्य है हमारा, वो पुर्तगाल से ही मुक्त हुआ था। इसीलिए तो हम गोवा लिबरेशन डे मनाते हैं, गोवा मुक्ति दिवस। कब? 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किसे अल्बर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा AR रहमान को। तो अभी संगीतकार AR रहमान और सेदापेट हरिकृष्णन सामाजिक कार्यकर्ता के उन 14 लोगों में शामिल थे जिन्हें NGO अलर्ट के द्वारा उनके अच्छे सामाजिक कामों के लिए ये अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। और संगठन के लिए ये अवार्ड किरण मजुमदार शॉ के द्वारा स्थापित बायोकॉन फाउंडेशन को दिया गया। बाकी हरिहरन, ये केरल सरकार ने अभी इन्हें JC डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया, मलयालम फिल्म निर्माता हैं ये। और S हरेश JCB साहित्य पुरस्कार 2020 इन्होंने जीता था, ये मलयालम लेखक हैं। बढ़ते आगे। फिर किसने टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता? तो आंसर होगा जॉर्डन वेन फॉरेस्ट ने। तो अभी नीदरलैंड के जॉर्डन फॉरेस्ट ने टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीत लिया है। बाकी लियोन मेंडोन का, इनका नाम याद रखो, गोवा के हैं ये। 67वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के। मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे से हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियन है ये। और जी आकाश ये तमिलनाडु से हैं, हमारे ये 66 नंबर के ग्रैंड मास्टर थे। चेस की बात आती है, 2-3 पॉइंट याद कराता हूं मैं आपको। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाते हैं। और वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है फिडे, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में। और जो चेस का बॉक्स देखा है आपने, उसमें जो स्क्वायर कॉलम होते हैं, कितने स्क्वायर कॉलम होते हैं उसमें? 8 का स्क्वायर 64 होते हैं। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था किसे वर्ष 2019-20 के लिए बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मुस्तबा हुसैन को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में
एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना प्लीज।